नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी शिक्षा पे। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की अंग्रेजी की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। और एक बात और, बच्चों की बीच में जो आपके असेसमेंट आते हैं वो हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में बना के मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। और वो 4 से 5 असेसमेंट है आपकी वर्कबुक की बुक में, तो मैं उनको एक साथ ही सॉल्व करके डाल दूंगी। आज हम स्टार्ट करें वर्कशीट नंबर 11। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए आए हैं वीडियो को फॉरवर्ड करके आंसर लिख के जा सकते हैं, और जो बच्चे चीज़ें समझने आए हैं वो मेरे साथ वीडियो अंत तक देखें। तो सबसे पहले वर्कशीट नंबर 11, लिसन टू द कमांड गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम। तो सबसे पहले प्रश्न की बात हो रही है, ये आपको बोलना चाह रहा है लिसन मतलब सुनो, कमांड्स जो नीचे 6 कमांड दे रखे हैं आपके टीचर्स बोलेंगे और उसको आप उसके ऊपर आपको सर्कल करना मतलब गोला लगाना है। तो आपके स्कूल में अगर कोई टीचर बोल रहा है कि भाई किसी ने बोल दिया रेज योर हैंड, तो आपको इसके ऊपर सर्कल बनाना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर सर्कल बना दिया आपने, ठीक है। फिर टच योर एल्बो, अगर बोलती हैं तो ही लगाना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट दैट कंपल्सरी कि ये आप करें ही करें, ठीक है। बट मैं इन 6 कमांड्स का आपको मतलब बता देती हूँ ताकि ये आपके काम रहे। सबसे पहले स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। फिर टच योर एल्बो मतलब अपनी कोहनी को छुओ। एल्बो आपकी कोहनी, एल्बो का मतलब होता है कोहनी। ब्लिंक योर आइज, ब्लिंक मतलब झपकाना, आइज मतलब आंखें, अपनी आंखें झपकाओ। रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर खड़ा करो। ये तब करना होता है जब आपको क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना है, तब आप रेज योर हैंड करते हो। टच योर हेड, अपना सर को छुओ। तो ये 6 कमांड है जो आपकी टीचर मोस्टली यूज करती होंगी क्लास में, मैं ऐसी आशा करती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, listen to your teacher read aloud the sentence command and there then write appropriate command in the box। अब नीचे क्या है, 4 सिचुएशन दे रखी है जिसके अंदर हमको कमांड यूज करने के 4 कमांड दी हुए, जंप, रन, बो डाउन, रेज योर हैंड। तो 4 सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको कमांड यूज करनी है। सबसे पहली सेंटेंस है रोहन इज अटैक्ड बाय बीस। बीस मतलब मधुमक्खी। रोहन पर अटैक किया मधुमक्खियों के द्वारा, तो वो क्या करेगा, रन। मैम क्या बोलेगी, रन। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है रन। सेकंड है रीमा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। अब मैंने अभी आपको बताया था अगर क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन पूछना है यू विल रेज योर हैंड, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा रेज योर हैंड। थर्ड, सविता ड्रॉप सम पेजेस। ड्रॉप का मतलब गिर जाना। क्या गिर गए, पेजेस गिर गए, तो उसको उठाने के लिए उसे झुकना पड़ेगा। तो झुकने के लिए इंग्लिश है बो डाउन, तो थर्ड पे आप लिखोगे बो डाउन। एंड लास्ट में आपका है वरुण फाइंड्स पडल। वरुण फाइंड्स पडल ऑन हिज वे। पडल का मतलब होता है कीचड़। पडल का मतलब क्या होता है, कीचड़। तो ऑब्वियसली कीचड़ जहाँ पे दिखेगा वो क्या करेगा, जंप करेगा, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 12 पे। वर्कशीट नंबर 12 जो है आपके पूरा ही पिक्चर बेस है। नहीं, पिक्चर नहीं, ये आगे वाली पिक्चर है 13। 12 पे तो आपके अनसीन पैसेज है। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, एक लाइन में पढ़ूंगी इंग्लिश के अंदर ताकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाए। उसके बाद मैं उसका ट्रांसलेशन कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अनसीन पैसेज कहना क्या जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। तो फोर्ट का मतलब होता है किला, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। इंडिया, आमेर फोर्ट जो है, आमेर का जो किला है वो इंडिया के प्रसिद्ध किलों में से एक है। इट इज़ 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर एंड इट्स सिचुएटेड ऑन अ हिल। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, फार अवे फ्रॉम दूर है। तो इसकी हिंदी हो जाती है यह जयपुर से 11 किलोमीटर पर दूर है और एक पहाड़ी पे स्थित है। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जगह, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक। तो यह एक पर्यटकों के बीच में एक प्रसिद्ध जगह है। इट इज ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस। नोन का मतलब है जाना जाता है, तो यह आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। राजा मान सिंह रूल्ड ईयर। रूल्ड का मतलब होता है शासन करना, तो राजा मान सिंह ने यहाँ पे रूल किया है। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन साइड द फोर्ट लाइक सुख महल, शीश महल एंड दीवाने आम एट्सेट्रा। अब इनसाइड का मतलब होता है अंदर, तो फोर्ट के अंदर सुख महल, शीश महल, दीवाने आम जैसी बिल्डिंग्स भी हैं। देयर आर मैनी शॉप इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड सोवेनियर्स।
अब सेलिंग का मतलब होता है बेचना, सोवेनियर्स का मतलब होता है मेमोरी या कोई भी मेमोरी से संबंधित, जैसे हमारे जोधपुर की जूतियाँ बहुत पसंद है तो वो एक तरह का सोवेनियर है। आपका के फ्रिज पे मैग्नेट चिपकाते हैं, कोई टूरिस्ट घूमने जाते हैं ना तो वहाँ से कि भाई यहाँ की चीज़ फेमस है वो लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सोवेनियर्स। हैंडीक्राफ्ट सभी को पता है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो लकड़ी की बनी है वो सब हैंडीक्राफ्ट है। तो यहाँ पे शॉप फोर्ट के अंदर बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है जो क्या बेचती हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सोवेनियर्स। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक नियर इट विच मेक द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे फोर्ट के पास ही एक लेक है या झील है जो इसका दृश्य और भी मनोरम बनाती है। ब्यूटीफुल या सुंदर बनाती है या मनोरम बनाती है, एक ही बात है। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन है इसके टोटल। डिस्कस एंड राइट द नेम, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन अराउंड इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके आसपास जो भी फोर्ट हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। मैंने 3 नाम लिख दिए हैं, मेहरानगढ़ फोर्ट, लूनी फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, इफ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। अगर आप फोर्ट के अंदर जाते हो तो आप क्या करोगे। ऑब्वियसली आप उस फोर्ट के बारे में जानना चाहोगे कि वो कैसे बना, किसने बनवाया, उसका इतिहास जानना चाहोगे। तो आंसर है वी विल ट्राई टू नो द हिस्ट्री ऑफ फोर्ट। हम उस फोर्ट की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, देर इज अ वर्ड सोवेनियर्स, क्या बोलते हैं इसको, सोवेनियर्स, गिवन इन द पैसेज डिस्कस इज द मीनिंग विद योर टीचर एंड राइट हियर। मैंने आपको अनसिन पैसेज पढ़ाते टाइम में एक्सप्लेन कर दिया था, इसका मतलब मेमोरी और मोमेंटो। तो आई होप आपका ये वर्कशीट नंबर 13 वर्कशीट नंबर 12 हो गया होगा। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 13 पे। मैंने आपको कहा था पिक्चर्स आएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट एंड पर्सन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे एक दृश्य है मार्केट का, इसके अंदर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उन सब के नाम लिखने हैं इंग्लिश के अंदर, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कार्ट हो, चाहे ट्री हो या एनिमल्स हो, या पीछे घर दिख रहे हैं वो हो, उन सबको आपने क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, इन सब के नाम इंग्लिश में लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिए हैं आपके लिए, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ, अगर मेरे से कुछ छूट गया और आपको कुछ दिख रहा है तो आप भी लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे 2 मिनट रुक जाती हूँ ताकि आप फटाफट से इसको लिख सकें अपनी वर्कबुक के अंदर। एंड मेक श्योर आप अपनी वर्कबुक में हमेशा पेंसिल यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप पेन यूज़ करेंगे और कोई गलती होगी तो आप उसको इरेज नहीं कर पाएंगे इरेजर से और वो किताब गंदी लगेगी। तो मेक श्योर आप हमेशा पेंसिल यूज़ कीजिए। ठीक है, आई होप अब आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो रोक के आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वाली वर्कशीट के अंदर। इसके अंदर एक पोयम है। अब ये है आपकी वर्कशीट नंबर 14 है, इसके अंदर सबसे पहले लिखी हुई पोयम, रिसाइट द गिवन राइम एंड एक्शन एंड लेबल इन द गिवन पिक्चर। Beds of paper lying on the floor, lying of our, make the room untidy, make the room untidy, pick them up, throw them in a dustbin, throw them in a dustbin। ये एक पोयम है। बेड्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर। अब इसका मतलब है कि बहुत सारे पेपर फ्लोर पे या आंगन में बिखरे हुए पड़े हैं। और मेक देम रूम अनटाइडी, मेक देम रूम अनटाइडी, और रूम को क्या कर रहे हैं, गंदा बता रहा है। अनटाइडी का मतलब होता है गंदा। पिक देम अप, पिक मतलब उठाना। थ्रो देम इन डस्टबिन, थ्रो देम इन, थ्रो का मतलब है फेंकना, डस्टबिन में मतलब कचरे पात्र में फेंकना। तो एक अच्छी पोयम है, अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। अब एक नीचे आपकी पिक्चर्स दे रखी है अगेन, और उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, अगेन आपको स्पेलिंग्स लिखनी है। ठीक है, मैं इसका नाम लिखना भूल गई, ये इसको कपबोर्ड बोलते हैं या डैशबोर्ड बोलते हैं। CUP कप, CUP कपबोर्ड भी बोल सकते हो और डैशबोर्ड भी बोल सकते हो। कप, CUP कप, BORD बोर्ड, BOARR, कपबोर्ड। ठीक है, तो ये आपका कपबोर्ड है और बाकी भी हैं। तो आप ये जहाँ जहाँ एरो लगे हुए हैं उसकी मैंने स्पेलिंग्स लिख दी है, आप भी लिख सकते हैं। मैं बता देती हूँ क्या है। ये डोर, टेलीविज़न, ग्लास, ये है पेपर्स, ये है बॉय, देन ये है टेबल, ये है टी शर्ट्स,
इसको ब्लैंकेट बोलेंगे, इसको पिलो बोलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर फिर रुकती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे वाली वर्कशीट पे। आगे वाली वर्कशीट है आपकी फिर वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट नंबर 15। एक मिनट है ना, वर्कशीट नंबर 15। Rearrange the given words and to make the meaningful sentence and punctuation them using appropriate capital letters and comma and full stops। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर एक सेंटेंस है जिसको जंबल कर दिया है। जंबल मतलब आगे पीछे कर दिया और हमको एक उनको करेक्ट ऑर्डर में जमा के उसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे देखो लिख दिया फेयर टू, आई वेंट यस्टरडे, विलेज और, तो ये क्या है, ये एक जंबल सेंटेंस कर दिया इन्होंने, इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। यस्टरडे आई वेंट टू अ विलेज फेयर, तो हमने इसको एक करेक्ट ऑर्डर में जमाया कि पहले यस्टरडे को लाए, फिर आई को लाए, फिर वेंट लिखा, टू विलेज एंड फेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहला, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहला पहला, देन आप देख के कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है सेट आई द मैरी गो राउंड ऑन। अब हमें से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा आई सेट ऑन द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड का मतलब होता है वो जो गोल गोल वाला झूला होता है जब आप मेले में जाते हो, उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। ओके, सो अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ढंग से, तो ऊपर मैंने नंबरिंग भी कर रखी है। आई के ऊपर फर्स्ट है, मतलब आई सबसे पहले आएगा। सेकंड, सेट के ऊपर सेकंड है, तो सेकंड नंबर पे सेट आएगा। थर्ड नंबर के ऊपर लिखा हुआ है ऑन, तो थर्ड नंबर पे ऑन वर्ड आएगा। देन फोर्थ नंबर पे लिखा है द, तो द, एंड फिफ्थ नंबर पे मैरी गो राउंड, तो मैरी गो राउंड। तो नंबरिंग के हिसाब से भी आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं, जहाँ पे पहला लिखा हुआ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड पांचवा। ठीक है, अब पांचवा, पांचवा है रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड। तो चिल्ड्रन वर हैप्पीली रनिंग अराउंड। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कभी भी आप सेंटेंस देख रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी कि वो क्या कर रहा है और किस पे काम हो रहा है, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वाक्य का तरीका होता है कि कोई कोई करने वाला होना चाहिए, फिर वो क्या क्रिया कर रहा है, फिर वो क्रिया होनी चाहिए, एंड सो ऑन। चलिए सी करते हैं हम। सी में लिखा हुआ है आई वेंट विद माई मदर एंड फादर। मैं अपने माता और पिताजी के साथ बाहर गया। डी, वी सॉ लॉट्स ऑफ कैमल एंड टॉयज। हमने बहुत सारे ऊंट और खिलौने देखे। ठीक है, अब आ जाओ ई में। आई ईट लॉट्स ऑफ जलेबी इन द फेयर। ठीक है, ये सब आपने कर लिया होगा। अब आ जाइए वर्कशीट नंबर 16 पे। लिसन टू द फॉलोइंग फ्रेज एंड मैच द करेक्ट सेंटेंस विल देयर इमेज। अब यहाँ पे बीच में कुछ आपके सेंटेंस दे रखे हैं और साइड में आपकी क्या दे रखी हैं, पिक्चर्स दे रखी है, उससे आपको मैच करना है। दे प्ले टुगेदर, अब जो साथ में खेल रहे हैं उस पिक्चर से मैच कर दो। इट ग्रेस, अब नीचे कोई घास चल रहा है तो उससे मैच कर दो। देन लास्ट थर्ड नंबर पे लिखा है शी किक्स द फुटबॉल। फुटबॉल को इसने किक किया, लड़की ने, तो शी किक द फुटबॉल, इससे मैच करो। देन ही डांस से मैच करो। ही टीच, वो पढ़ा रही तो उससे मैच करो। इट सिंग्स, जो गाना गा रहा है उससे आप उसको मैच करो। एंड इट स्टडी, मतलब कोई पढ़ रहा है पिक्चर में तो उसको उससे मैच करो। ठीक है, एंड नीचे है शी हिट द बॉल, वो बॉल को हिट कर रहा है। ही कुक्स, वो खाना बना रहा है, उससे मैच कर दो। ही स्विम्स, वो तैर रहा है, उससे उसको मैच कर दो। ठीक है, आई होप ये सब आपने मैच कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे वाली वर्कशीट के अंदर। वर्कशीट नंबर 17। वर्कशीट नंबर 17 इज ऑल अबाउट प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। तो आपने हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा होगा, ये वैसा ही कुछ है। इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या करते हैं, शब्दों के आगे लिख के उनका नया अर्थ बना देते, जैसे आप उपसर्ग में करते हो। तो हमें 3 प्रीफिक्स दे रखे हैं, अन, इम, इर। इसको हम पढ़ते हैं अन, इसको पढ़ते हैं इम, इसको पढ़ते हैं इर। तो हमें देखना है कि अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स कौन सा है अकॉर्डिंग टू वर्ड। तो सबसे पहले मैच, तो मैच के साथ लग जाएगा आपका अनमैच्ड।
मैच के साथ आपका क्या लग जाएगा, अनमैच। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है बी पे रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ आपका मैच होगा इररिस्पॉन्सिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल, मॉर्टल मतलब अमर, इमॉर्टल, इसमें क्या हो जाएगा इमॉर्टल, एबल एबल अनेबल, रेगुलर इरेगुलर। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कब लगते हैं, शब्दों के आगे लगते हैं। कभी आपको आए कि ऐड प्रीफिक्स, तो ऐसा मत कर दिए कि आप पीछे लगा दो, प्रीफिक्स हमेशा कहाँ लिखते हैं, आगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे आगे हमें सिफिक्स जोड़ना है, मतलब पीछे की साइड जोड़ना है। प्रीफिक्स आगे जुड़ते हैं, सिफिक्स पीछे जुड़ते हैं। तीन सिफिक्स दे रखे हैं हमें, लेस, फुल, ली। क्या आप लिखा हुआ है हमको, लेस, फुल, ली। तो बोल्ड का हो जाता है बोल्डली, यूज का होता है यूजलेस, पीस का होता है पीसफुल, नीट का होता है नीटली, होप का होता है होपलेस, ग्रेट का होता है ग्रेटली। तो अब आप हमने क्या किया, शब्दों के पीछे वर्ड्स लगा के एक नया वर्ड्स बनाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स और सिफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब आगे वर्कशीट नंबर 18। अगेन यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया है, हमें उसे पढ़ना है और इससे संबंधित आंसर देना है। तो पहले इसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या है, नीतू इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। नीतू एक यंग लड़की है राजस्थान के स्मॉल गांव से, एक राजस्थान के एक छोटे से गांव की एक लड़की है नीतू। हर फादर वॉन्टेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। अब उसके पिताजी चाहते थे कि 8वीं क्लास के बाद वो स्कूल जाना बंद कर दे। वी डू नॉट हैव मनी ही सेड। उसके पिताजी बोलते कि हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। नीतू वर्कड वेरी हार्ड, नीतू ने बहुत मेहनत करी। शी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। वो जल्दी उठती थी मिल्क बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए, सेल मतलब बेचना। देन शी वेंट टू स्कूल, फिर वो स्कूल जाती थी। आफ्टर स्कूल शी वुड सेल मिल्क अगेन, और घर से वापस, स्कूल से वापस आने के बाद क्या करती थी, दूध बेचती थी। नीतू गॉट इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ बाइक टू सेल अ मिल्क। अब नीतू के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो दूध बेचने के लिए एक बाइक खरीद सकती थी। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। आज के टाइम में नीतू क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई ही क्या करती है, हमें आगे लेके जाती है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं फटाफट से। तीन या चार प्रश्न, चार प्रश्न ही है। तो सबसे पहला, वाई डिड नीतूज फादर वॉन्ट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। तो नीतूज फादर wanted her to stop going to school because he did not have money। अब एक चीज मैं बता दूं, सब बच्चों को लगता है कि मैम एक कॉमा लगा के एस क्यों लगाया। इसका मतलब होता है नीतू के पिताजी, नीतूज फादर। इंग्लिश हिंदी में तो बोलते हैं नीतू के पिताजी, और इंग्लिश में लिखना होता तो हम ऐसे कॉमा लगा के ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब होता है नीतू के पिताजी वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही डिड नॉट हैव मनी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। और जब भी अपन प्रश्न उत्तर लिखते हैं, आधा तो हमको प्रश्न से ही आंसर मिल जाता है, और एक लाइन हमें अपने मन से लिखनी होती है या पैसेज से ढूंढ के लिखनी है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो नीतू से लेके स्कूल तक मैंने कहाँ से लिया है, सारा प्रश्न से लिया है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, and he did not have money. Second, what did Neetu do to keep studying school? Neetu sell milk to keep studying in school. नीतू ने क्या किया, अगर उसे पढ़ना था तो उसने दूध बेचा, तो टू सेल मिल्क। थर्ड, व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे? नीतू अभी क्या कर रही है आज के टाइम में? तो नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, स्टडिंग इन कॉलेज। यहाँ पे आप एक चीज और लगा देंगे, इन कॉलेज। मैं इन लगाना भूल गई, आप लगा दीजिएगा, नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। ठीक है, डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज स्टॉप गोइंग टू स्कूल एंड राइट द रीजन। मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप जरूर लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है नो। ठीक है, यहाँ पे इन लगा दीजिएगा। थर्ड नंबर पे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट वर्कशीट है 19। अगेन ये एक पिक्चर है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फटाफट से नाम लिखते हैं कि ट्रैक्टर की पिक्चर दे रखी है, ट्रैक्टर के कौन कौन से पार्ट्स के क्या क्या नाम है वो हमें फटाफट लिखने हैं। ये हमें बॉक्स के अंदर दे रखे हैं नेम तो पार्ट्स के, और हमें करेक्ट प्लेस पे इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये सीट है तो सीट। देन ये जिससे हम चक्का घुमाते हैं उसको बोलते हैं स्टेयरिंग। ये जो है साइलेंसर है ट्रैक्टर का। ये पीछे वाला चक्का है, पीछे वाले चक्के को बोलते हैं रियर व्हील। और ये वाला जो आगे का पार्ट है इसको बोलते हैं बोनट। ये आगे वाला पार्ट हो गया इंजन। दो हो गई आपकी हेडलाइट। और ये जो आगे एक सीधी पट्टी होती है उसको बोलते हैं बम्पर, और आगे वाले चक्कों को बोलते हैं फ्रंट व्हील।
तो आई होप ये आपने लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पा रहे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब इससे रिलेटेड हमें क्या लिखने हैं, 5 सेंटेंस लिखने हैं। ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर, यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इफ यू विश। तो मैंने सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। ही हैज़ अ रेड कलर ट्रैक्टर, उनके पास एक लाल कलर का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर हैज़ अ 4 व्हील, उसके 4 पहिए हैं। 2 व्हील्स आर इन फ्रंट एंड 2 व्हील्स आर इन बैक। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई ज़्यादा मैंने इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाया है और आप भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 20 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ब। अब ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे ही क्या है, एग्जाम्पल है। आप एक बार जाके प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। प्रेजेंट टेंस सिंपल में क्या होता है, आपके जो सिंगुलर वर्ड सिंगुलर ऑब्जेक्ट है उनके साथ एस और ई एस लगता है। प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं लगता है वर्ब के अंदर। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये वाली वर्कशीट आपके टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस से ली गई है। तो आप एक बार उसका स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, आपकी मैम या सर ने पढ़ाया होगा। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ फटाफट। काउ, काउ सिंगुलर है तो यहाँ पे गिव्स लगेगा, तो GIVS गिव्स। माई मदर सिंगल है तो अगेन यहाँ पे कुक्स लगेगा। द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट, वी गो टू स्कूल एवरी डे, दे प्ले इन इवनिंग। अब यहाँ पे SES क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। I likes I likes mango very much. He has a bicycle. हाँ, he has a bicycle. I have a watch. नीचे क्या है, यहाँ तक तो आपका क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है। नीचे वाला आपका आ गया है दूसरा, हैज़ और हैव से रिलेटेड आ गया है। ठीक है, दे हैव मैनी बुक्स, तो आई के साथ हैव लगता है अगेन। आई के साथ और प्लूरल ऑब्जेक्ट के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका हैव लगेगा। बाकी ही शी जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपका हैज़ लगेगा। दे हैव मैनी बुक्स, अमन एंड रमन हैव द सेम बैग। आई होप ये आपने कर लिया होगा। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट 21 से लेके 30। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए, टेंस टाइप्स ऑफ टेंस, एक एक टेंस का एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई विल अगेन मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच।